हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका AKS एकेडमी फॉर चेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज हम लोग का पॉलिटी का राज्य व्यवस्था का 8वां लेक्चर है और आज का हम लोग का टॉपिक है केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो गाइज, हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बढ़िया फुल प्लान और फुल स्ट्रेटजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग का जो 8वां लेक्चर है वह है केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाता है, कैसे हुआ है भारतीय संविधान में। तो गाइस, हम लोग का जो पिछला लेक्चर था उसका एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, सरकार अथवा शासन की संसदात्मक व्यवस्था। संसदात्मक व्यवस्था के क्या थे? 5 तत्व होते हैं जो कि उस संविधान में होना आवश्यक है। मैंने बताया था, यदि आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो देखिए, उसको 5 मिनट लगेगा उसको खत्म होने में। फिर हम लोग बढ़ेंगे केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन में। बस 5 मिनट का बचा हुआ है। तो गाइस, जो लोग भी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या तो पहली बार मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आती तो लाइक कर देना, और आपके जो भी डाउट रहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करना। तो देखिए गाइस, शासन अथवा सरकार की संस्थात्मक व्यवस्था के 5 तत्व मैंने बताए थे, DSWRA, है ना। यदि नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़े में लिख देता हूँ, DSWRA। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, उसको हम लोग पिछले लेक्चर में देख लिए हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की सर्वोच्चता, ये भी हो गया। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम लोग देखेंगे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और न्यायालयों का प्राधिकरण, न्यायालयों का प्राधिकारिता का अधिकार। तो देखिए, पहले हम लोग आते हैं रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। लिखित संविधान है, इसका मतलब है कि केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। लिखित संविधान हमें यही बतलाता है कि केंद्र व राज्यों के मध्य क्या है, शक्तियों का विभाजन है। यह हमें केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की सूचना देता है। देखिए, बहुत छोटा छोटा एक लाइन का है। लिखित संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और न्यायालयों का प्राधिकरण, है ना। तो ये हो गया आपका लिखित संविधान के बारे में हो गया। लिखित संविधान, देखिए, सरकार अथवा शासन की संस्थात्मक व्यवस्था, पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। बस उसके 3 पॉइंट बच गए थे, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और न्यायालयों का प्राधिकारिता का अधिकार। तो ये हो गया लिखित संविधान। मतलब कि लिखित संविधान में ये बतलाता है कि हमें लिखित और अलिखित संविधान तो हम लोग क्या है अलग से डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ पे संसदात्मक स्वरूप में हमें यह बताता है कि हमें कि केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों को क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि संविधान की कठोरता। देखिए, ये सारी चीजें क्या है, संविधान की कठोरता कैसे निर्धारित की जाती है, पहले डिस्कस कर लिया जा चुका है। तो जो लोग भी पहली बार अगर मेरा चैनल अगर देख रहे हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए, जो भी मेरे 7 लेक्चर जो अपलोड हो चुके हैं, ये 8वां लेक्चर है। तो देखिए, संविधान की कठोरता और नम्यता हमें केवल यह बताता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे है। यदि संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है तो संविधान कैसा कहलाएगा, संविधान नम्य संविधान कहलाएगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया यदि बहुत जटिल है तो क्या कहलाएगा, कठोरता। किंतु भारतीय संविधान क्या है, कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिसमें संविधान संशोधन आसानी से हो जाता है, लेकिन कुछ संविधान संशोधन आसानी से नहीं होता है। तो संविधान की कठोरता, कुछ प्रावधानों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, जटिल है। कुछ प्रावधानों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, जटिल है। अब कुछ प्रावधान जैसे मौलिक अधिकार में संशोधन करना हो तो उसमें क्या है, थोड़ा सा संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, जटिल है। समवर्ती सूची में थोड़ा परिवर्तन करना तो उसकी भी क्या है, प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, जटिल है। और आपका हो गया रक्षा क्षेत्र में, उसके लिए भी जटिल है। और जो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, उसमें भी आपको क्या है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत हम लोग जब बहुमत के प्रकार पढ़ेंगे तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट आप यहाँ पे बहुमत के विशेष बहुमत अब शब्द आ ही गया तो उसका अर्थ समझ लीजिए।
कि कुल जो मतदान कर रहे हो उसका 2/3 वोट हमें मिलना चाहिए कि हाँ करना है करके। यदि बहुमत है, यदि 100 लोग वोटिंग कर रहे हैं, यदि 100 लोग वोटिंग कर रहे हैं तो विशेष बहुमत है, विशेष बहुमत के जरिए उसे पास करना है। मतलब बहुमत कितना के चाहिए, 100 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये होता है विशेष बहुमत, मतलब कि 2/3 बहुमत हमें चाहिए रहता है। अब आया फिर आया अपना न्यायालयों का प्राधिकारिता का अधिकार। न्यायालयों का प्राधिकारिता का अधिकार। देखिए न्यायालयों का प्राधिकारिता का अधिकार मतलब बस इतना समझिए कि केंद्र व राज्य जो होते हैं दोनों में मतभेद होने पे मध्यस्थता की भूमिका कौन निभाता है, तो न्यायालय निभाते हैं आपको। और जब केंद्र और राज्य का जब मामला आता है तो मामला सीधे कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो कि पीटी में पूछे जाते हैं। ये सब यही सब क्या है, क्वेश्चन जो है पीटी में पूछ जाते हैं। तो गाइज जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, किसी भी स्टेट पीसीएस जो बैंकिंग एसएससी, जो हम लोग को जो डिज़ाइन किया गया है वो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। बट जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं अदर स्टेट एग्जाम की, तो इस बहुत ही प्रॉपर वे से मैं पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को। तो आप क्या है आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए और क्या है नोट डाउन करते चले, ताकि आपको क्या है अच्छा नोट्स तैयार होते चले। चलिए, हम न्यायालयों का प्राधिकारिता का अधिकार समझ गए कि मतलब कि केंद्र व राज्यों के मध्य जब भी विवाद की स्थिति आती है तो मध्यस्थता की भूमिका अगर निभाएगा तो कौन निभाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे न्यायालयों की प्राधिकारिता के अधिकार के तहत आपको बस इतना जानना है। तो और केंद्र, आपको पता है कि केंद्र व राज्य दोनों हैं यदि संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि इसके तहत यदि कोई भी संविधान का उल्लंघन करता है तो मामला सीधे कहाँ जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन। तो गाइस इसको आप लोग नोट कर लीजिए चाहे तो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। अब देखिए, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो किया गया है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, इसका प्रावधान कहाँ पे है, तो इसका प्रावधान अनुसूची नंबर 7 में है। मैंने अनुसूचियाँ जब पढ़ाया था, भारत की अनुसूचियाँ, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो कौन सी अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है वो सब आपको भारत की अनुसूची में मिल जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, उसको आप आराम से देखिए। तो देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो किया गया है वो अनुसूची नंबर 7 के तहत किया गया है। तो यहाँ पे पहले एक बात नोट करिए, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 के माध्यम से किया गया है। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन की सूचना लिख सकते हैं या जानकारी लिख सकते हैं कि सूचना अनुसूची 7 से मिलती है। देखिए, वहां पे मैंने बताया जब भारत की अनुसूची पढ़ाया था तो अनुसूची नंबर 7 में समवर्ती सूची, संघ सूची और तीसरा था राज्य सूची। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि चीज़ों को बार बार पढ़ने से, रिमाइंड करने से, वहाँ पे तो केवल आपको बेसिक चीज़ें बताता है, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची क्या होती है। बट इसके अधिकार क्षेत्र को भी उस टाइम डिस्कस किया था। बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। वहाँ पे क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे थोड़ा सा क्या आपको डिस्क्राइब रूप में पढ़ना है। तो वहाँ पे देखिए, अभी तक जो हम लोग का लेक्चर 4 या 5 तक जो हम लोग का था वो क्या था, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जनरल इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे अब हम क्या है धीरे धीरे उसके आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए विधायी शक्तियाँ, देखिए बहुत ही आप बस कॉन्सेंट्रेट होके सुनते जाइए। बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाऊंगा और आपको क्या है चीज़ें, एक एक चीज़ें क्या है क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए विधायी शक्तियाँ,
और वहां पे मैंने बताया 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। ये सूची क्या है बता फिर से बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे पहला आता है संघ सूची। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर से मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको संघ सूची क्या है, समवर्ती सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो देखिए संघ सूची जो है, इस पर संघ सूची मतलब कि कुछ विषय वस्तु ऐसे होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, तो सिर्फ और सिर्फ होता है केंद्र के पास। तो कानून बनाने का अधिकार यहाँ पे केंद्र के पास होता है। यहाँ पे लिख देता हूं, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होता है, सिर्फ केंद्र के पास होता है। तो इसको आप लिख लीजिए कि जो संघ सूची में जितने विषय वस्तु हैं, मूल संविधान में 97 विषय वस्तु थी, बट अभी क्या है 100 विषय वस्तु उसमें है। तो 100 विषय वस्तु पर कानून कौन बनाएगा, तो 100 विषय वस्तु पर कानून बनाएगा संघ मतलब केंद्र। पहले कितनी थी, तो पहले 97 थी, अभी कितनी बढ़ के हो गई हैं, अभी बढ़ के हो गई हैं 100। तो संघ सूची मतलब कानून बनाने का सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास होगा, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मूल रूप से देखिए मूल संविधान आपको पता होना चाहिए, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। मूल संविधान मतलब होता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसे मूल संविधान कहा गया। मतलब कि बिना कोई मतलब कि जैसे संविधान बनकर तैयार हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। लागू कब हुआ वो अलग बात, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो उस समय का जो संविधान है उसको ही बन गया मूल संविधान, बाकी लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो कहने का मतलब कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ, उसे वैधानिकता मिल गई राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस संविधान को कहा गया मूल संविधान। मतलब बिना कोई संशोधन का जो संविधान था, जैसे आपको पता है पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, तो उसके पहले का जो संविधान था उसे मूल संविधान कहा गया। तो मूल रूप से 97 विषय वस्तु थी और अब कितनी है, और अब है 100। तो देखिए 2 चीज आपको पता होना चाहिए कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र का होता है। और कितने विषय वस्तु है, तो मूल रूप से 97 विषय वस्तु थी और अभी कितनी है, तो अभी 100 विषय वस्तु हैं। ये हो गया आपका संघ सूची, है ना। अब समवर्ती सूची में आइए। अब समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार जो होता है केंद्र व राज्य दोनों के पास होता है। केंद्र व राज्य क्या है, दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु राज्य तभी कानून बना सकता है, किंतु एकदम ध्यान सुनिए, केंद्र व राज्य दोनों के पास क्या है, समवर्ती सूची के विषय वस्तु के तहत कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन केंद्र तो बना लेगा, लेकिन राज्य तभी बना सकता है कोई कानून जब उस विषय वस्तु पे पहले से ही केंद्र द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया हो। यदि किसी, जैसे देखिए समवर्ती सूची में 47 विषय वस्तु थी मूल रूप से, पर अब कितनी है, पर अब है 52। देखिए मूल रूप से 47 विषय वस्तु पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों पास था। फिर अभी कितना, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी कितना हो गया 52। अब देखिए 52 विषय वस्तु पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों पास है, किंतु राज्य कानून तभी बना सकता है जब उस विषय वस्तु पर केंद्र पहले कोई कानून नहीं बनाया हो। ठीक है, जैसे यदि किसी विषय वस्तु पर कानून पहले ही केंद्र द्वारा बनाया गया है ना, तो उस विषय वस्तु पर अलग से कोई कानून राज्य नहीं बना सकता। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। केंद्र और राज्य कैसे कानून बनाते हैं, केंद्र तो स्वतंत्र रूप से बना सकता है, अब राज्य क्या करेगा, राज्य उस विषय वस्तु पर तभी कानून बना सकता है जब केंद्र द्वारा पहले से ही कोई कानून उस पर नहीं बनाया गया हो। तो इतना समझ में आया होगा। देखिए राज्य सूची आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास होगा, तो केवल और केवल किसके पास होगा, तो राज्य के पास होगा। तो कानून बनाने का अधिकार
हो सकता है छोटा छोटा लिख रहा हूं तो आपको दिख ना रहा हो, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं तो आप उसको क्या है लिखते चलिए। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य के पास होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पे केंद्र कानून नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है, कई बार बनाया भी गया है। तो उसके लिए क्या है, थोड़ा सा अलग आपको थोड़ा सा एक चीज समझना पड़ेगा कि देखिए जो राज्य सूची में जो विषय वस्तु आते हैं, कितने विषय वस्तु आते हैं, मूल रूप से पहले 66 थे, अब 61 है। तो आप पहले इस फॉर्मेट को समझिए। केंद्र के संघ सूची में के विषय वस्तु में भी बढ़ोतरी हुई, पहले 97 थे फिर 100 हुए। समवर्ती सूची के विषय वस्तु पर भी बढ़ोतरी हुई, पहले 47 थे 52 हुए। राज्य सूची के विषय वस्तु पहले 66 थे, अब 61 हो गए, मतलब घट गए। यहाँ पे विषय वस्तु राज्य सूची के घट गए। तो इससे आप इसमें इस विषय में आपकी क्या राय है, ऐसा भी पूछा जा सकता है रिटन एग्जाम में कि समवर्ती की जो समवर्ती सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो इसमें जब संघ सूची में विषय वस्तु बढ़े, समवर्ती सूची में विषय वस्तु बढ़े, राज्य सूची में विषय वस्तु घटे, इससे आपका क्या अभिप्राय है। तो आपको केवल इतना समझना है कि केंद्र यहाँ से अपने आप को मजबूत करते हुए चला गया। कैसे मजबूत, पहले 97 थे फिर 100 हुए, तो कौन शक्तिशाली हुआ। अब पहले 97 विषय वस्तु पर अधिकार बनाने का, कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास था, अभी 100 हो गया। पहले 47 था, अभी क्या है 52 हो गया। बट राज्य क्या करेगा, राज्य के पास पहले 66 था, अब कितना हो गया 61। आपको डाटा एनालिसिस करना आना चाहिए, तभी आप क्या है यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं। यदि आपको डाटा एनालाइज नहीं करते आता, एनालिसिस नहीं करते आता, तो अभी यही समय है आपको सीखने का, डाटा एनालाइज कैसे करते हैं। शुरुआती दौर से सीखेंगे तब आप क्या है एक प्रॉपर ले में जा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को समझिए, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे केंद्र क्या है अपने आप को वर्चस्व की श्रेणी में ले जाते हुए दिख रहा है आपको। केंद्र क्या है यहाँ से केंद्र का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इतनी सारी चीजें थी, बट यहाँ पे आपको क्या देखना है, देखिए इसको अगर आपने लिख लिया हो ये दोनों, तो अभी क्या राज्य सूची का एक अपवाद है, उसको आप बताना है। तो इन दोनों को पहले लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको और इसको मिटाऊंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए पॉलिटी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, एमपीपीएससी दे रहे हो, अदर भी कोई एग्जाम दे रहे हैं। एमपीपीएससी में 10 से 12 क्वेश्चन तो हर बार आता ही आता है, और यही सारी चीज़ें आपको पूछता है। जो लोग इस साल दिए होंगे एमपीपीएससी, वो लोग अच्छी तरह से जान रहे होंगे। एमपीपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, यूपीएस मतलब यूपीपीएससी हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एकदम ध्यान से आप चीज़ों को गांठ बांध के रख लीजिए। और एमपीएसआई हो गया, यूपीएसआई हो गया, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ यूपीएससी की तैयारी करें तो अब बाकी किसी एग्जाम में काम नहीं आएगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मतलब हर एग्जाम में वो चीज़ें काम आने वाली है। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं। अब देखिए कुछ विषय वस्तु यहाँ पे देखिए, राज्य सूची में मैंने बताया कानून बनाने का अधिकार क्या है, राज्य के पास होता है। पहले 66 विषय वस्तु पर कानून बना सकता था राज्य, बट अब कितने, अब केवल 61। इसके बाद भी राज्य सूची के विषय वस्तु पर कानून बनाने का कानून केंद्र भी बना सकता है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि विशेष परिस्थितियों में, विशेष स्थिति में केंद्र राज्य सूची के विषय वस्तु पर भी कानून बना सकता है। देखिए संघ सूची समवर्ती सूची में तो सिंपल है, संघ में केंद्र बनाएगा, समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा, और समवर्ती सूची में केंद्र तभी राज्य तभी बना सकता है जब उस विषय वस्तु पर केंद्र द्वारा कानून बनाया ना गया हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि राज्य सूची के भी विषय वस्तु पर केंद्र कानून बना सकता है, लेकिन जब भी बनाएगा
कितने साल के लिए वैलिड होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 साल। किंतु केंद्र जब भी कानून बनाएगा वह सिर्फ 1 साल के लिए ही मान्य होगा। जैसे आज के डेट में केंद्र ने राज्य की विषय वस्तु पर कानून बनाया तो केवल और केवल 1 साल तक मान्य होगा, और केंद्र ऐसा कई बार कर सकता है, हजारों लाखों बार कर सकता है। कहने का मतलब कि यदि कोई एक विषय वस्तु पर केंद्र ने कानून बनाया, कोई एक विषय वस्तु पर केंद्र ने कानून बनाया और यह विषय वस्तु राज्य सूची का है, तो इसमें कानून बनाया तो कितने साल के लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। लेकिन वो हर साल उस विषय पर कानून बना सकता है, कई बार निरंतर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से आपको केंद्र की वर्चस्वता का पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे केंद्र वर्चस्वशाली मूड में है, वर्चस्वशाली स्टेट में है, वर्चस्व अपने आप को वर्चस्व की श्रेणी में ले जाते हुए दिख रहा है। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि केंद्र अपने आप को क्या है, मजबूत स्थिति में ले जाते हुए आपको दिख जाएगा। तो इतनी सारी चीजें थी आपको समझ में आई होंगी। और जब भी कानून ये किसी भी की किंतु केंद्र जब भी कानून बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा। हाँ, और कानून भी कौन बनाएगा? तो उच्च सदन बनाएगा। और कानून भी उच्च सदन बनाएगा। उच्च सदन का मतलब होता है राज्यसभा। अब पता है राज्यसभा है, लोकसभा है। उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन है लोकसभा। और कानून भी उच्च सदन बनाएगा, वह भी विशेष बहुमत के तहत। विशेष बहुमत मैंने बताया था कि कुल वोटिंग का 2/3 बहुमत के प्रकार में वो डिस्कस होगा, बट यहाँ पे समझ लीजिए कुल बहुमत का 2/3। अब कैसे 2/3? तो जैसे 99 लोग यदि राज्यसभा में सपोज 99 सदस्य उपस्थित हैं और वोट दे रहे हैं, तो यदि 99 लोग वोट दे रहे हैं तो इसका 2/3 बहुमत कितना होगा? 66। मतलब यदि 99 लोग यदि वोट दे रहे हैं तो उस कानून को पास कराने के लिए 66 लोगों की सहमति आवश्यक है। ये होता है 2/3। समझ में आ गया? विशेष बहुमत किसे कहते हैं? तो जैसे जितने लोग वोट दे रहे हैं उसका 2/3 बहुमत। जैसे 99 लोग वोट दे रहे हैं, 99 लोग वोट दे रहे हैं, तो उसका 2/3 निकालेंगे तो 66 आएगा। तो बहुमत उस बिल को पास करने के लिए 66 लोगों की 66 लोगों की सहमति आवश्यक है। वह भी, अब देखिए यहाँ पे फिर से आइए अपने टॉपिक की ओर। वह भी उच्च सदन बनाएगा, वह भी विशेष बहुमत के तहत। वह भी विशेष बहुमत के तहत। आई होप आपको चीजें यहाँ से पूरी क्लियर होती चली गई होंगी। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन कैसे होता है, समवर्ती सूची क्या है, राज्य सूची क्या है। तो अब यदि आपको पूछा गया शक्तियों के विभाजन में वर्चस्वशाली मूड में कौन है, पीटी में हो सकता है पूछ ले। कैसे क्वेश्चन पूछा? शक्तियों के विभाजन में वर्चस्व की स्थिति में कौन है? केंद्र है, राज्य है। केंद्र और राज्य दोनों बराबर की स्थिति में है। तो अब क्या आंसर ठीक करना है? केंद्र है। कैसे केंद्र है? पहले तो केंद्र की विषय वस्तु में भी बढ़ोतरी हुई, पहले से समवर्ती सूची में भी बढ़ोतरी, लेकिन राज्य सूची में वही विषय वस्तु की संख्या में कमी हो गई। कैसे कमी हो गई? पहले 66 विषय वस्तु पर कानून बनाने का अधिकार था, अभी कितने हैं? 61। नोट्स बहुत बढ़िया से बनाइएगा आप लोग, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कैसे होता है ये हम लोगों ने देख लिया। तो गाइस आप लोगों को जो भी डाउट होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और इसको आप लोग क्या है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं मिटाता हूं जल्दी से। अब देखिए आपको एक चीज और देखना है। ये देखिए शक्तियों का विभाजन तो हो गया, बट मैंने बताया कि अभी केंद्र क्या है? वर्चस्वशाली मूड में है। तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि शक्तियों के विभाजन की दृष्टि से केंद्र क्या है? वर्चस्व की स्थिति में है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए मेंस में क्या क्वेश्चन आने वाला है वो आपको तो पता है नहीं, तो क्या है आपको चीज़ों को हर चीज़ में मेंस के क्वेश्चन उससे रिलेट करके आपको पढ़ना है। जैसे मैंने अभी बताया, क्या बताया कि केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों के विभाजन से केंद्र यदि मजबूत स्थिति में है तो कैसे है, स्पष्ट कीजिए। अभी क्वेश्चन में लिखूंगा तो उसका आपको आंसर भी पता चल जाएगा।
अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के उपरांत आप ये मेंस का क्वेश्चन है, चाहे यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, ये आप एकदम यकीन मानिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के उपरांत केंद्र वर्चस्वशाली स्थिति में है, स्पष्ट करें। केंद्र वर्चस्वशाली स्थिति में है, स्पष्ट करें। देखिए ये आपका मेंस का क्वेश्चन है। अभी इसका आंसर आपको क्या है तुरंत पता चल जाएगा जब मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। देखिए आंसर तो नहीं, यहाँ पे आंसर मैं नहीं करवा रहा हूँ, केवल डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो बट यहाँ पे आप क्या है, मैं आंसर डाल दिया। देखिए आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 256 एंड 257 हमें क्या बतलाता है, पहले वो देखिए। कुछ उपबंध है जिसके माध्यम से भी केंद्र क्या है, वर्चस्व की स्थिति में। देखिए आर्टिकल 256 व 257 में क्या कहा गया है कि यदि किसी भी राज्य का केंद्र का अधिकार होगा राज्य के किस संसाधन में, संचार व यातायात। देखिए संचार व यातायात का अधिकार किसका होगा, केंद्र का होगा। केंद्र क्या है, संचार व यातायात के साधन मुहैया कराएगी, सड़क बनवा दी, है ना, संचार की व्यवस्था कर दी, सड़क बनवा दी, बढ़िया सा रेलवे ट्रैक बनवा दिया, हवाई पट्टी बनवा दी। ये सब क्या है, हवाई पट्टी, रेलवे ट्रैक, ये क्या है, सब यातायात के अंतर्गत आते हैं, संचार के अंतर्गत आते हैं। तो संचार व यातायात की व्यवस्था कर दी, केंद्र ने बनाया, केंद्र ने उसका निर्माण किया। अब उसके रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य की होगी, है ना। फिर से देखिए संचार व यातायात की व्यवस्था केंद्र करेगा। केंद्र ने एक बार आपको बना के दे दिया, हवाई पट्टी, रेलवे ट्रैक, सड़कें बनवा के दे दी, लेकिन उसके रख रखाव की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की, है ना। राज्य सरकार की रख रखाव की जिम्मेदारी। अब यदि राज्य सरकार इसका रख रखाव ठीक ढंग से नहीं कर पाती है ना, तो केंद्र क्या करेगा, केंद्र क्या है, इनके तहत संवैधानिक कार्यवाही कर सकता है और उस राज्य की केंद्र विधायिका व कार्यपालिका की शक्तियों को निरस्त कर सकता है। तो यहाँ पे कौन वर्चस्वशाली हुआ, केंद्र हुआ। तो ये सारी चीजें आपको क्या है इस क्वेश्चन के अंदर डाल दीजिएगा कि संचार व यातायात की जिम्मेदारी का निर्माण जो है केंद्र करता है, लेकिन रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य की होती है। किंतु यदि राज्य इसकी रखरखाव सही तरीके से नहीं कर पाता है, तो केंद्र क्या है, उस राज्य के तहत संवैधानिक कार्यवाही करेगा और संभव हो तो उस राज्य के विधायिका व कार्यपालिका की शक्तियों को निरस्त भी कर सकता है। ये हो गया आपको 256 व 257 के तहत अनुच्छेद। अब आगे आइए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत कहा गया है कि नए राज्यों का गठन, है ना। नए राज्यों का गठन कैसे होता है, उसके 3 विधि है। या तो नए क्षेत्रों पर अधिग्रहण हो, या तो भारत के ही 2 राज्यों को काट के या एक राज्य को काट के अलग कर दिया जाए, जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हो तो या उस टाइप से। या तो भारत किसी स्थान पे कब्जा कर लेता है तो वहां पे नए राज्यों का गठन हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से क्या है, राज्यों का गठन होता है, लेकिन वो तो एक अलग विषय है। अब यहाँ पे देखिए, जब नए राज्यों का गठन करता है जब 2 राज्यों को जोड़कर काट कर, है ना, तो उसके तहत क्या, जैसे मध्य प्रदेश से, सपोज ये मध्य प्रदेश है ना, मैं डायग्राम तो नहीं बनाया हूँ, ये एमपी है और ये सीजी है। तो देखिए एमपी है और सीजी है, तो देखिए 1 नवंबर 2000 को देखिए प्रॉपर एग्जांपल के तहत आपको समझा रहा हूँ, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो कुल मिला के पहले क्या था, पहले ये 2000 तक क्या छत्तीसगढ़ अस्तित्व में था, छत्तीसगढ़ नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। पहले ये क्या था, मध्य प्रदेश का ही एक राज्य था, हिस्सा था, बट कुछ भाग को काट कर मध्य प्रदेश से अलग किया और उसको नाम दिया गया सीजी। तो देखिए अब गठन कैसे होता है, देखिए पहले तो राष्ट्रपति की, नए राज्यों के गठन के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए। ये सब सारी चीजें आप लिखते चलिए नोटबुक में। किसी भी नए राज्य के गठन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। अब देखिए अनुमति मिल गई राष्ट्रपति की, अब
उस राज्य, जैसे मध्य प्रदेश से अपन काट के अलग करें, तो पहले मध्य प्रदेश की एग्जाम्पल के तरह समझा रहा हूँ कि अब देखिए छत्तीसगढ़ का गठन करना है, तो पहले क्या करेंगे, मध्य प्रदेश की जो राज्य विधानसभा होगी, राज्य विधानसभा को एक पत्र लिखेगा। कौन कर लिखेगा, तो केंद्रीय विधायिका मध्य प्रदेश को एक लेटर जारी करेगा। उसमें क्या लिखेगा कि छत्तीसगढ़ का गठन करना है, मध्य प्रदेश के इस हिस्से को काट के अलग करना है ना। तो अब देखिए मध्य प्रदेश जो राज्य विधानसभा इसमें कुछ नहीं कर सकती, उस पर अपना निर्णय दे सकती है, तो केंद्र माने चाहे मत माने स्वतंत्र है। और यदि राज्य उस विषय पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, तो केंद्र क्या समझेगा कि जो हम चाह रहे हैं वही राज्य भी चाह रहा है। तो समझ में आया कैसे केंद्र वर्चस्व वाली स्थिति में है। और फिर केंद्र क्या करेगा, नए राज्यों को गठन कर देगा। तो यहाँ पे भी क्या है, केंद्र वर्चस्व वाली स्थिति में है कि नहीं है। तो इतनी सारी चीजें थी, और यहाँ पे मैंने अनुसूचियों, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची के माध्यम से बताया। तो ये सब सारी चीजें आप क्या है इसमें अंदर डाल सकते हैं। तो आपको देखिए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया है वो तो करना ही है आपको। देखिए सबसे बड़ी स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या है, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करते हैं, नो डाउट करना भी चाहिए, बट गलती क्या है आपकी कि केवल और केवल उसको आप टारगेट करते हैं जो पूछा जा चुका है ना। कभी खुद से क्वेश्चन बना के उसका आंसर लिखिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे खुद से क्वेश्चन बनाया, केंद्र और राज्यों की मत शक्तियों के विभाजन के उपरांत केंद्र वर्चस्व वाली स्थिति में स्पष्ट करें। तो अब क्या है, खुद से क्वेश्चन बनाइए। जरूरी थोड़ी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया वही आ जाएगा। क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर पेपर जो आए हैं क्वेश्चन, उनकी प्रकृति को देखिए, उसके हिसाब से आप खुद टॉपिक के हिसाब से खुद का क्वेश्चन खुद बनाइए और उसका खुद आंसर राइटिंग करिए, तब जाके आप क्या है एक बढ़िया प्रिपरेशन हो पाएगी। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी लोग चैनल में नए हैं, वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ठीक है।